अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा एक जो इंतहाई अहम मामला है इस वक्त जो फ़लस्तीन के हवाले से और जिस तरह से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें नमाज के लिए इकट्ठे होने से रोका जाता है या नमाज पढ़ते हुए उन पर हमले किए जाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया ये मनाजिर देख रही है, लेकिन इस पर एक खामोशी है। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ सामने आया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर बात की है, कुछ अहम वज़रा इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मज़म्मत की हद तक हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा पर बहुत से सवालिया निशान हैं। उनकी जो पुरस्रार खामोशी है, ये तमाम तर वीडियोज़, ये मनाजिर देखने के बाद जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, पूरी दुनिया में जो भी दर्द रखने वाला इंसान है, उसका मज़हब बेशक जो भी है, लेकिन जो भी दर्द रखने वाला इंसान है वो मज़म्मत करता सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है इन मज़ालिम की। लेकिन मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक, उनके सरबराहान बड़ी तादाद में वहाँ पर हम ये खामोशी देखते हैं जो इस पर कोई बयान देने से बिल्कुल गुरेज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर ज़रूर बात करें और जितना दिल दुखता है इन मनाजिर को देखकर, सवाल ये है कि आया किया क्या जा सकता है। क्या सिर्फ मज़म्मत काफ़ी है या इससे बढ़कर भी पाकिस्तान या बतौर मुसलमान हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं चाहूँगा इस पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रूर बात करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इंतहाई अहम मामला है जो इस वक्त मुल्की सियासत में मामलात चल रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं हुदैबिया पेपर मिल्स का केस दोबारा खोलने की बातें हैं, दीगर तमाम तर मामलात हैं। वहाँ पर एक और अहम मामला ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुखातिब हुए थे मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों से और जिस तरह उन्होंने तनकीद की थी, उस पर अब जो सफ़ीर हैं, सफ़ीर हज़रात हैं और उनकी जो एसोसिएशन है, वो बड़ी हद तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से नाराज़ दिखाई देती है कि उन्होंने सबको एक तराजू में तोला और सब पर उन्होंने बड़ी हद तक तनकीद कर दी बग़ैर सोचे समझे। ये मामला सिर्फ सफ़ीरों तक नहीं है। फवाद चौधरी साहब के हालिया बयानात देख लें तो वो ब्यूरोक्रेसी के रवैये पर बात करते हैं। फिर उनको वज़ीर इत्तलात दोबारा लगाया गया। ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो मारने पे, तशद्दुद पे भी बिलीव करते हैं कि किसी सहाफ़ी को, किसी इंसान को मारा जाए किसी शादी की तकरीब। ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जिन्होंने पहले जब इनके पास वज़ारत इत्तलात थी हुकूमत के आगाज़ में, तब भी इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कहा था कि हम इनको घर भेजेंगे, और फिर देखा कि हुकूमत इस बात का गिला करती नज़र आई कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। तो ये बुनियादी तौर पर इस वक्त हर महाज पर उलझने और मामलात को उलझाने की एक तरीके हैं जो हम बड़ी हद तक देख रहे हैं, ना कि किसी मामले को सुलझाने की बात है। हाल ही में हमने एक वाक़या देखा था सियालकोट का, जहाँ पर एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के साथ फिरदौस आशिक अमान साहिबा बग़ैर किसी कैपेसिटी के उनसे उनकी बाज़पुरस करते, उनसे सवाल करती नज़र आई थी। तो मैं चाहूँगा इस मजबूरी रवैये पर भी ज़रा हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनीक नाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। अमीर अब्बास साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनीक नाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। फ़लस्तीन के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। कोई इंसान कहीं भी बैठा हो, वो मनाजिर देखकर किस तरह सर कोई चुप रह सकता है या किस तरह कोई खामोश रह सकता है या किस तरह उसका दिल फ़लस्तीनियों के साथ नहीं धड़कता? मुस्लिम उम्मा की खामोशी पर सर क्या राय हो? क्या मुस्लिम उम्मा की तो देखिए जो खामोशी है वो वही है जो आपके सामने है, जो रोहिंग्या मुसलमानों पे हो या अफ़गानिस्तान में जो कुछ होता है या फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ होता आया है। लेकिन इसमें एक मैं आपकी एक जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि आप इसराइली मीडिया अगर देखें, उनके अखबार पढ़ें और उनके शोज़ सुने और इसराइलियों से बात करें, तो हमारे इल्म में आएगा कि वो ये जो अटैक्स रमज़ान के यानी इबादत करते हुए इबादत गुज़ारों पे ये जो किए जाते हैं, ये बड़े कोऑर्डिनेटेड, बहुत वेल थॉट आउट, बहुत प्लान्ड अटैक्स हैं। यानी ये कि इनको ये मालूम होता है कि इसका रद्द-ए-अमल मुस्लिम दुनिया में इस वक्त अटैक करने का क्या आएगा, ये शदीद तरीन ज़रब लगेगी इनको। और उसके साथ जो यूएई है, वहाँ के हुक्मरान जो एक तरफ अभी उनसे राब्ते इस्तवार हुए हैं, उनके लिए अपनी पॉपुलेशन के गम और गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो यानी एक तरफ जब ये अटैक करते हैं तो ये जानते हैं कि रद्द-ए-अमल क्या आएगा, और ख़ुद मुसलमान हुक्मरानों के लिए अपने अपने मुल्कों में लोगों के जज्बात को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। यानी एक इंतशार की कैफियत वहाँ पे आएगी। ये जानबूझकर होता है। अब इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये यानी ज़र्ब लगा के, ये तो उनकी अपने डिज़ाइंस हैं।
लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान, क्योंकि बहरहाल नेशन स्टेट है, हमें ये देखना होगा कि यानी एक तरफ यानी हमने टर्की में बहुत मुजाहरे देखे हैं, लेकिन उनके जो यानी टूरिज्म के मामलात हैं या सफारती ताल्लुकात हैं वो एक तरफ रखते हैं और गम गुस्से का इजहार भी करते हैं। हमें ये देखना होगा बतौर एक नेशन स्टेट के, जाहिर है कि इमरान खान ने आज जो ट्वीट किया बहुत अच्छा किया कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन इसके साथ प्रैक्टिकल होकर ये ज़रूर देखना चाहिए कि फ़लस्तीनियों की मदद हम किस तरह कर सकते हैं। क्या नारे लगा के कर सकते हैं? क्या हम उनसे जंग करने की पोजीशन में हैं? अगर ये दोनों बातें से हम फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते तो वो तीसरा कौन सा रास्ता है जिस पर हम बैठकर सोचें और हम फ़लस्तीनियों की प्रैक्टिकली कोई मदद कर पाए? राइटली साइड प्रैक्टिकली कोई मदद कर सके। पीजे मीर साहब, सर आपकी क्या राय होगी? आप कैसे देखते हैं इस पर? एटलीस्ट पाकिस्तान और या पाकिस्तानी हुकूमत या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बयान तो दे रहे हैं, बहुत सारे ममालिक के सरबराहान का तो कोई बयान तक भी नहीं आ रहा इस पर। अरसलान, देखें, सबसे पहले तो ये जो हम कह देते हैं मजम्मत कर रहे हैं, हम इधर तक ही है। आपने कभी किसी फ़लस्तीनी को देखा है कि कश्मीर के मामले में कोई बात करे? हम ही उठ के फ़लस्तीनियों के आगे जाते हैं कि दुनिया को बताते हैं कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। मैंने इनसाइड सिचुएशन वहाँ सारी देखी है। ये जो इस वक्त मस्जिद अल अक्सा में हुआ है, मैं जूते पहन के अंदर जा रहा था, मेन कॉरिडोर से उन्होंने मेरे जूते उतरवा दिए। ये इजरायली सोल्जर था वहाँ, उसने मेरे जूते उतरवा दिए। उसने कहा अंदर नहीं जा सकते, ये मुकद्दस एरिया। मैंने कहा बट यू आर अ जू। वो कहता है इट डजंट मैटर, इट इज़ सेक्रेड फॉर अस टू। चलो ये होगी। ये जो गेम हुई है मस्जिद अल अक्सा में, इसमें कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व है कि जो एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, इजराइल इस वक्त नेक्सस में आ गया है, यूएई के साथ भी है। इनकी एम्बेसी उस वक्त 2006 के अंदर इनकी एम्बेसी फिर भी वहाँ थी टेल अवीव में, मैं खुद देख के आया हूँ। अब इन्होंने ऑफिशियली इसको रिकग्नाइज कर दिया है। सो द मिडल ईस्ट इज अप्रोचिंग इजराइल प्रॉक्सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब आपने देखा कि ट्रंप ने यरूशलेम को इंटेग्रल पार्ट कर दिया इसका, इजराइल का। सो ये एक बहुत बड़ी गेम हुई है जिसमें मैं समझता हूँ ये डिवाइड किया जा रहा है इस्लामिक वर्ल्ड को, एंड ऑफ कोर्स इजराइल को एक आप कह लो कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बट नेवरदलेस मैं इस हमेशा जब भी पैलेस्टाइन पे बात हुई है, मैं कहता हूँ देखो, मुझे किसी के चाचे मामे बनने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे घर के अंदर 73-year-old longest सर्वाइविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पड़ी हुई है। मैं उसकी क्यों नहीं बात करता हूँ? आज मैं पैलेस्टीन की कर रहा हूँ, ठीक है, मजम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये टॉपिक हमें ऑन एन एवरीडे बेसिस कश्मीर का हमने इधर बैठ के लड़ना है, हमने इस पे बैठ के बात करनी है। पैलेस्टाइन में जो बात होती है दुनिया उसका नोटिस ले लेती है। कश्मीर में जेनोसाइड होता है, पैलेट्स होती है, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारते हैं, वहाँ कोई बात ही नहीं करता। तो अब आप उमा की बात करते हैं, व्हाट इज दिस उमा? दिस उमा इज एब्सोल्युटली नॉन डिस्क्रिप्ट। OIC तो चली गई सी। ये इस तरह का इनका रवैया है। ये कौन बोलता है कश्मीर के ऊपर? इनके अपने रिश्तेदार, इनके अपने रिलेशंस है इंडिया के साथ। सो बेसिकली हमने ये जो अपना स्टांस है, हमने इस स्टांस को तकड़ा करना है। 1 2 पैलेस्टाइन और ये 1917 में आपको पता है जब बैल्फोर डिक्लेरेशन हुई है, और उसके अंदर भी इसकी ऑपोजिशन हुई थी कि आप इसको क्यों इजराइल का स्टेट बना रहे हो। लेकिन लॉबी थी, एक लॉबी अगेंस्ट थी, एक फॉर थी। इवेंचुअली इसको आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया इनटू द ऑटोमन एम्पायर, और उसके रिपरकशंस आज भी आप देख लो। एक अनरिजॉल्व्ड आप कॉन्फ्लिक्ट उधर चल रही है, कश्मीर भी हुई आपका एक प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए माजरत के साथ कश्मीर इज फर्स्ट, पैलेस्टाइन इज सेकंड। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मैं आगे बढ़ते हुए मीर अब्बास साहब की जानिब बढ़ूंगा। मीर अब्बास साहब, आपकी क्या राय होगी? आप कैसे सारे मामले को देख रहे हैं? बिलाशुबा कश्मीर पहले है, ज़्यादा करीब है, सारे मामलात हैं, लेकिन एज एन होल पाकिस्तान हमेशा से एक स्टांस रखता रहा है फ़लस्तीन को लेकर। यौमुल कुद्स आज भी मनाया जाता है, तमाम तर मामलात हैं। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? मैं आपके प्रोग्राम के दौरान ये भी ट्विटर पे देख रहा था, मोहम्मद बिन जैद जो कि मेंटोर हैं मोहम्मद बिन सलमान के, 4.1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स। एक ट्वीट नहीं की इस शख्स ने, एक ट्वीट। मोहम्मद बिन सलमान, कोई बयान जारी नहीं किया इस शख्स ने। ये मुस्तकबिल का बादशाह है और खादिमुल हरमैन शरीफैन फलाना ढिमकाना, और ये इस वक्त वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं।
ठेकेदार हैं उम्मत मुस्लिमा के, हमारे किबला और काबा हैं। आप पूरी उम्मत मुस्लिमा में से उठा के, कौन सी उम्मत मुस्लिमा है अरसलान? ये सब इक्तदार परस्त लोग हैं, ये सब अयाश परस्त लोग हैं, ये ऐशो इशरत के रसिया हैं। ये किसी सूरत में, आप एक फलस्तीन की बात कर रहे हैं, एक गजा की पट्टी की बात कर रहे हैं, 56 के 56 इस्लामी मुल्क तय हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये फिर भी नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ 36 लोग मरे हैं पिछले 5-6 दिनों में, सिर्फ 36 लोग। या 36 लाख मुसलमान मर जाए, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इक्तदार परस्त, ये शाही खानदान, ये खानवादे हैं। फाड़ में जाए इस्लाम इनकी नजर में, फाड़ में जाए मुसलमान, फाड़ में जाए उम्मत मुस्लिमा। इनका इक्तदार अगर मगरिब से, अमेरिका से टक्कर लेने से छिनता है, वो नहीं करेंगे। ये तो अभी मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूयॉर्क शहर में बुलाया इसको, बिन्यामिन नेतन्याहू को, और वहां खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। अभी 3 मुसलमान मुल्क है ना जिन्होंने अभी ताल्लुकात अपने सिफारती बहाल किए इसराइल के साथ। ये मटेरियल ही नहीं रहा। आप ये जो जिस लेवल की आप बात करें वो मटेरियल ही नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। देखिए 1967 में अभी हो क्यों रहा ये सब कुछ? 1967 में जो अरब इसराइल वॉर हुई थी 5 जून से लेकर 10 जून तक, उसके 55 साल मुकम्मल होने वाले हैं 5 जून को भाइयों। उससे पहले बड़ी सेलिब्रेशंस कर रहा है इसराइल। 1967 में इन्होंने ईस्टर्न येरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, और जो मगरबी बैंक था गजा का, उससे मुल्का इलाकों पर कब्जा कर लिया था, और जो ओल्ड सिटी था उस पर कब्जा कर लिया था। ये उसको सेलिब्रेट करने जा रहा है, ये आपके सीने पर मोंग दलने जा रहा है। आप 36 लाशों को उठा के आप कह रहे हैं आपको गोरकर नहीं मिल रहा, आप कहां दफन करेंगे? ये इतनी बड़ी इंसानी जमीर के अंदर मीख गड़ चुकी है। मजाल है कोई बोल रहा हो यूरोप में से, वो यूरोपीय यूनियन जो पाकिस्तान के खिलाफ, देखा आपने अभी करारदाद उन्होंने मंजूर कर दी। जी जी, इतनी तारीख में कभी इतनी अक्सरियत से करारदाद मंजूर नहीं हुई। हमारे यहां 4 जो एहतजाज निकले, इन्होंने करारदाद मंजूर कर दी। वहां 36 लोग मर चुके, 700 से ज्यादा जख्मी है, 700 से ज्यादा। 36 तो आज सुबह की अल जजीरा की अपडेट थी, आज सुबह की। और पूरी की पूरी इमारतें जमीन बोझ कर दी है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जमीन बोझ कर दिए हैं। 10 बच्चे मारे गए हैं। एक हामला खातून जिसके हाथ 4 माह का हमल ठहरा हुआ था, उसको और उसके 5 साल बेटे को गोलियों से भून डाला। राइटली सेड अमीर अब्बास साहब, ये यकीनन रियलिटीज़ हैं, ये हकीकतें हैं, ये वो हकायक हैं जो हम सबके सामने हैं, और जो खामोशी है वो भी सबके सामने है। और उस पर क्या कोई एक मुल्क या बड़ी तादाद में ममालिक, और उसमें सिर्फ क्या मुसलमान ममालिक, या जो इंसानी हकूक़ के लंबरदार तंजीमें हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी मुल्क और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनमें बड़ी तादाद खामोश है। और यही उनके किरदार पर सबसे बड़ा सवालिया निशान पैदा करती है, जो आज इस मामले पर ना बात कर रहे हैं, ना ट्वीट कर रहे हैं, जो कि एक छोटे से छोटे मामले पर बड़ा दिल रखने के दावे करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उनका अपना ही किरदार सवालिया निशान उस पर आ जाता है और मुतनाज़ हो जाता है। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर हम लौटेंगे ज़रा मुल्की सियासत पर और मामलात पर। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अनीक नाजी साहब, 2-3 मामलात हैं, मैं चाहूँगा उसको मिक्सअप करके, वक्त मेरे पास चूँकि महदूद है तो हम क्विकली उस पर राय एक ही दफ़ा में ले लें। जो मैंने बातें उठाई थी प्रोग्राम के आगाज़ में, एक तो हुदैबिया पेपर मिल्स का केस दोबारा से खोलना नून लीग का मौक़िफ़ है कि ये आप इसलिए क्योंकि पहले से मौजूद चीज़ें नाकाफ़ी हैं, जो केसेस हैं, लिहाजा आप दोबारा अब इस पर आ रहे हैं। दूसरा सर, जो रवैया है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से मामलात है या सफ़ीरों के हवाले से, मैं चाहूँगा इस पर भी प्रिसाइज सा कॉमेंट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हुदैबिया पेपर मिल्स हो
या यानी कुछ और, ये अब आपके सामने बुनियादी तौर पे ये एक अंधी नफरत, जिसे उस्ताद मोहतरम नुसरत जावेद कहते हैं ना, अंधी नफरत। एक कश्ती है जिसमें हम सवार हैं, लड़ाई ये है कि कश्ती का जो कैप्टन है वो कौन होगा, इसको कौन किस रुख किस समत लेके जाएगा। ये लड़ाई हर माशरे, हर यानी सोसाइटी में सियासी तौर पे हमेशा से जारी रही है, जारी रहनी चाहिए, जारी रहेगी। इख्तलाफ होता है कि बेहतर रास्ता कौन सा है, कौन सा कौन को इंतखाब करना चाहिए। लेकिन जब खुद कश्ती किसी तूफान में भंवर की जानिब वाज़े तौर पे बढ़ती दिखाई दे रही है, तो फिर ये उस बोट, उस जहाज के ऊपर, कश्ती के ऊपर जितने लोग भी, जो भी सवार है, ये उन तमाम का एक कॉमन सेंस है, फर्ज है कि पहले हम सब मिलकर इस कश्ती को बचाएं। जिस तूफान में भंवर हमें दाएं बाएं से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये गुजार लें मिलकर, ताकि कश्ती महफूज रहे। और उसके बाद फिर आपस के इख्तिलाफ पुरअमन तरीके से तय करने की कोशिश करेंगे कि ये इसका इख्तियार किसके पास होना चाहिए और उसे किस समत में लेके जाना चाहिए। हमारी बदनसीबी इस वक्त ये है कि हम, और ये हमारी को नई बदनसीबी नहीं है, हम शुरू से ही ऐसे हैं कि आज भी हमारे दाएं बाएं जो मरते हुए तूफान है, हमारी इकॉनमी का जो हाल है, हमें आगे रिलीफ मिलती को दिखाई नहीं देती। कोविड ने जहां सारी अच्छी खासी इकॉनमीज का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हम इससे बेखबर होके, यानी अफगानिस्तान वगैरह वगैरह, मैं तफसील में नहीं जाता, हम आज भी उन्हीं छोटी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, यानी कि तू कौन और मैं खामखा। मतलब उसका नतीजा पहले जो भी, इसके नताज पहले भी निकले हैं, इसके नताज अब भी निकलेंगे। हम अभी तक अनफॉर्चुनेटली यानी इस बात पर, यानी जहां पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जहां पे एक यानी हमें आगे बढ़ने पे इकोनॉमी को संभालना, लोग हैं तो हुकूमत भी है ना जी। लोगों के पास ही रोजगार नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, सड़कों पे बेचैनी आ गई, तो फिर कौन सी हुकूमत, किसका फायदा, कौन सी अपोजिशन, क्या हुकूमत। ये तो रही पहली बात। हम उस तरफ अनफॉर्चुनेटली, हम उस तरह कोई यानी नफरतों को और आग को भड़काने का यानी हम मुजाहरे तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ यानी, या कोई उस रिलीफ की जानिब जाता हुआ रास्ता, उसके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई बड़ी यानी जिसे कहने बड़ा कदम, कोई बड़ी सोच, कोई खुले दिल के साथ गुफ्तगू, ये दोनों तरफ से हमें यानी उस तरफ के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। ये तो रही आपकी पहली बात। और दूसरा, आपने जो वो बात की सफीरों वाली, वो भी जाहिर है कि एक यानी होमवर्क जब ना हो, आप जज्बाती हो, आपको जब ब्रीफ करने वाले ब्रीफ करें तो आपका जवाब ये हो कि मैं पहले ही सब कुछ जानता हूं, मैंने दुनिया देखी है, मेरी रॉयल्टी में दोस्तियां नहीं हैं, मुझे क्या सिखाते हो, मैं जानता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये रवैया जहां भी, जिस इंसान में भी आ जाएगा, आप में आ जाएगा, मुझ में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद वो टीम प्लेयर नहीं रहेगा, ना वो उसकी सरबराही कर पाएगा, ना कोई प्लेयर रहेगा। वो जाहिर है कि फिर इस तरह के एक्सीडेंट्स ही होंगे। आप एक दिन एक बात करेंगे, अगले दिन आप माजरत करेंगे, अब सफाई पेश करेंगे, यू टर्न लेंगे, और आखिरकार आप ये कहेंगे कि यू टर्न लेना तो अच्छी बात है, ये तो बड़े लोग लिया करते हैं। ठीक, पीजे मीर साहब, सर आपकी क्या राय होगी इन दोनों मामलात पर, आप कैसे देखते हैं? इसके देखें, सबसे पहले अरसलान, ये जो हुदैबिया का जो केस है बड़ा पुराना है, और इसको आप और कोई चार्जेस इस केस पे आप लगा नहीं सकते। हाँ, अगर आपके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं या नैब है, इसके पास अगर कोई नया ऐसा एविडेंस आया है, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, तो उसको आप रिविजिट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, लेकिन आप नया चार्ज कोई लगा नहीं सकते इसके ऊपर। सो बेसिकली इट इज़ नाइदर हेयर और नाइदर देयर। अब बात आती है कि आपके जो जुडिशरी होगी या जो कोई भी आपका इदारा हो, तो अगर इस पर कोई तनकीद होती है जुडिशरी पे, तो आप तनकीद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर वे बियॉन्ड, उनकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई है, कोई नहीं ले सकता है, वो तो आपके सामने आ गया। इवन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। प्राइम मिनिस्टर को आई थिंक ये जो बात की गई थी, इसके ऊपर ये इन कैमरा होनी चाहिए थी। इट शुडंट हैव गॉन लाइक दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चलेगी बाहर। लेकिन यहाँ मैं मीडिया मैनेजर को ठहराऊंगा रिस्पॉन्सिबल, जो भी इंचार्ज था, कि जब प्राइम मिनिस्टर जब कोई स्पीच करते हैं या कोई तकरीर करते हैं, तो उनके साथ एक आदमी खड़ा रहता है जो कि गाइड करता रहता है, और उसको आप एडिट भी कर सकते हो। तो आई एम अफ्रेड या तो वो सुन नहीं रहा था या सुन नहीं रही थी, जो भी है, और ये एक ब्लंडर हुआ है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कल अपने जब ये लोगों से खिताब कर रहे थे, तो अच्छी बात है। लेकिन देखें, कई आपने देखा एक मेजर ब्लंडर हुआ है ग़ुलाम सरवर ख़ान से, जो कि एक उनको मिस रिपोर्ट किसी ने दिया और उन्होंने आके ब्लर्प कर दिया नेशनल असेंबली में, और आपने उसके बाद PIA का नमाज जनाजा पढ़ा दिया। PIA इस वक्त बेसिकली मोर और लेस इट्स अ डेड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट।
उस स्टेटमेंट की वजह से, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पे आपके तमाम पायलट्स, आपने उनको एक क्वेश्चन मार्क के अंदर लेके आए, आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर लेके आए। तो मैं समझता हूँ इस तरह के ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात है, पहले यार आप अपनी इंटरनल इंक्वायरी तो करो ना। हर बंदा वो पॉइंट्स बनाने पे आ जाता है, हर बंदा खड़ा हो जाता है, यार मेरी 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, मेरे 5 मिनट की हेडलाइन लग जाए, एंड दैट्स इट। दिस इज नॉट द वे। मीडिया को आप वो चीज दो जो कि सब्सटेंशिएट करे। बिल्कुल सही। पीछे मेरे साथ पॉइंट आ गया, एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर अमीर अब्बास साहब की राय लेंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? आप कैसे इस सारे मामले को देख रहे हैं? जो हुकूमती रवैये हैं, जो मामलात हैं, कोल व फेल के तजाद हैं, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। आपने सफ़ीरों की से बात की, आपने उन पर तनकीद कर दी, सफ़ीरों की एसोसिएशन अब आपसे नाराज़ हो गई। इसी तरह भी ये पीजे मीर साहब ने पायलट्स का हवाला दे दिया, फिर इससे पहले और अब के ताज़ा बयानात ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हैं कि रवैये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मतलब आप खुद ही तमाम तर चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, नासमझी में कर रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं। अगर तो अरसलान, आप जो प्राइम मिनिस्टर का 18 साढ़े 18 मिनट का एक खिताब था जो ऑन एयर हुआ सारे चैनल्स पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर सफ़ीरों से खिताब कर रहे हैं, अगर तो आप उसकी बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उस साढ़े 18 मिनट के खिताब में जो जो लफ्ज़ वज़ीर आज़म ने बोला, एक एक लफ्ज़ जी किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को यही लफ्ज़ बोलना चाहिए था। ये पीजे मीर साहब की जिंदगी गुजर गई बाहर, बरतानिया में और बरतानिया के अलावा कई मुल्कों में। नाजी साहब ने भी ट्रैवल किया होगा, मेरा भी कोई थोड़ा बहुत हम्बल ट्रैवलिंग है। ये करते क्या है बाहर? ये सिर्फ अपनी पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। ये सिर्फ यहां से जो पाकिस्तान से जो हुक्मरान अशराफिया के लोग जाएंगे, जो बड़े ताकतवर लोग जाएंगे, ये उनको और उनकी फर्स्ट लेडीज को शॉपिंग करवाएंगे वहां पे, और वहां के रहने वाली कम्युनिटी के साथ इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनको ह्यूमिलिएट करते हैं। उनको ये जो खास तौर पे जो एम्बेसडर और डिप्टी एम्बेसडर लेवल के जो लोग हैं, जो सीएसएस वाली ब्रीड है, टिपिकल जो जिनका ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, और जो कुछ वज़ीर आज़म ने कहा बिल्कुल यही करना चाहिए था। अगर ये बाज नहीं आते, इनको और खींचे इनको। ये तो माफिया है, बदमाश बने हुए इस मुल्क में, पूरा ब्यूरोक्रेसी जो कल्चर है, और ये खुद को लार्जर देन लाइफ समझना शुरू कर दिया इन्होंने। ये खास एक एलिटिस्ट क्लब बन चुका हुआ है। जब पाकिस्तान में होते हैं तो जिमखाना और इस्लामाबाद क्लब इनकी शान के से नीचे कुछ नहीं है। बाहर जाते हैं तो ये 4-4, 6-6 साल की जो पोस्टिंग्स होती हैं, अमीर अब्बास साहब, क्या सबको एक तराजू में तोल देना ये बात दुरुस्त है? ये सब क्या ऐसे हैं या इनमें बड़े अच्छे काबिल? सबका उन्होंने कहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा। उन्होंने खुद ये कहा था, और अंडरस्टूड है। जब हम किसी पे, अगर मैं भी आज क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100 अगर सफीर है तो 100 के 100 ही बुरे हैं। हमारा बात करने का मकसद होता है कि आप एक वास्ट मेजॉरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिनके रवैये वो नहीं है कि वो सर्व कर सके इन लोगों को। ये खास एक कॉलोनियल माइंडसेट के लोग होते हैं। आप छोड़ दें ब्यूरोक्रेट्स को, जो बाहर जो सफीर है, आप पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को उठा के देख लिया, आपके सवाल का भी हिस्सा है। आप चले जाए किसी भी डीएमजी अफसर के पास, आप किसी पीएसपी अफसर के पास चले जाए, आप किसी प्रोविंशियल या फेडरल सेक्रेटरी के पास चले जाए, आप इनकी रऊनत, इनका तकब्बुर, इनकी फरानियत, इनका गरूर, इनका जोर, जिस जोर में ये मुब्तला है, वो देखें तो सही कि वो है क्या। ये जो वाल्टन एकेडमी है, इस वाल्टन एकेडमी को तो अब तक जो है वो बुलडोज कर देना चाहिए था। जहां से ये कॉलोनियल ब्रीड, ये 9 आबादियाती रिमेन्स है सारे के सारे, ये बाकियात है उसकी। ये जो यहां से फैक्ट्री लगाई हुई है, जहां से ये पैदा हो रहे हैं लाहौर वाल्टन एकेडमी से, ये दुनिया में कि सिस्टम नहीं चलता ये ब्यूरोक्रेसी का। प्राइम मिनिस्टर ये काम कर रहे हैं कि वो सिर्फ इस वक्त लिप सर्विस कर रहे हैं। ये वाकई बुरे लोग हैं, इनको ठीक करना चाहिए था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो कर नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक चैटर बॉक्स की तरह से काम करते हैं। अमीर अब्बास साहब, क्या अब इतनी बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी मुल्क में मौजूद है, अब इनको बुलडोज भी करना इज नॉट एन ऑप्शन? काम आपने इनसे लेना है, इनको नाराज करना इज नॉट अ वे। यू हैव टू फाइंड द मिडिल वे। आप इस सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर को तब्दील करेंगे। ये सिविल सर्विस जो इस वक्त मौजूदा
हमारे पास गोरे का दिया हुआ जो सिविल सर्विसेज निजाम है, ये एंटी पीपल है, ये एंटी स्टेट है, ये एंटी वेलफेयर है, ये एंटी प्रोग्रेस है। नहीं, लेकिन सर फिर जो चेंज करने की बात थी, तो वो भी तो चेंज भी तो तब्दीली भी तो यही सरकार की थी ना, वो तब्दीली भी तो ये किसी चीज में नहीं लाए। ये आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें तो इमरान खान साहब 0/0 है। खैर वो इसमें क्या, वो हर काम में 0/0 है, लेकिन मैं तो सिर्फ उनके जो उन्होंने इनको ये रियलाइज करवाने की कोशिश की, मैं सिर्फ उस हद तक उनके इस अमल की तायद कर रहा हूं। बाकी मैं कतई किसी, लेकिन मेरे बात साहब सिस्टम पर भी डालते रहेंगे बात, और फिर तब्दील भी नहीं सिस्टम को करेंगे, और तनकीद भी करते रहेंगे, और नाराज भी करेंगे, ये तो मजीद एक क्रिएट अ मैस। ये कोई मामला बेहतरी की तरफ तो किसी सूरत नहीं जाएंगे ना। जी आप ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इनका काम तो ये था, इन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी, आपको याद होगा 11 या 12 रुकनी टास्क फोर्स थी, और वो इन्होंने इशरत हुसैन साहब के नीचे बना दी। अब इशरत हुसैन साहब एक वो आदमी हैं कि वो जैसे कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में कहा जाता था कि जब भी इनकलाब आता है कुदरतुल्लाह शहाब आता है, जब भी इस मुल्क में कोई तब्दीली आती है, वो परवेज मुशर्रफ की हो किसी और की हो, तो उसमें इशरत हुसैन साहब जो हैं वो तब्दीली के सुरखैल बन के सामने आते। काम कक का नहीं इन्होंने किया, ये 3 साल हो गया भाई, कौन से अच्छा ये वो आदमी। राइट सर, मेरे पास साहब आपका पॉइंट कन्वे हो गया, मेरे पास वक्त कम है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।